जी कहाँ बैठते हैं आप, जहाँ नेटवर्क आपको मिलता है? घर से बाहर कहीं बैठे हो? जी सर, घर के बाहर बैठे हैं। घर के बाहर कहाँ, लान है या कोई बगीचा है? नहीं सर, बाहर मतलब बस घर के दरवाजे से बाहर लान है। अच्छा लान है, लान में बैठे हो। ठीक है ठीक है। हाँ, कहीं से आवाज आ रही है, अननेसेसरी आवाज आए तो स्विच बंद करना माइक को। ग्रुप में आपकी संख्या 50 से भी अधिक हो चुकी है। लगभग 45-46 के आसपास दिखाई दे रहे थे ग्रुप में लोग। सर कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, वहाँ जब ग्रुप का इनवाइट किए तो कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस वाले हिस्ट्री में आ गए, क्योंकि वो हिस्ट्री भी लिए थे ना, इसलिए। ये कौन लेट करके माइक को, कौन वीडियो को कौन देख रहा है? बेटा ठीक से बैठ जाओ या फिर मैं आपको क्विट कर दूंगा, दोबारा जुड़ नहीं सकते। क्लास होगी, क्लास के पूरे डेकोरम को मानना पड़ेगा, तभी आप क्लास में टिक पाएंगे, अन्यथा हम क्विट कर लेंगे आपको। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अपने माइक को बंद कीजिए। सब लोग अपने अपने माइक को बंद करें, अब क्लास की तरफ चला जाएगा। आज का लेक्चर बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि मिट्टी के बर्तनों के आधार पर सभ्यताओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। खास करके प्री एंड प्रोटोहिस्ट्री काल का जो वर्णन है, मृदभांडों के आधार पर बड़ी अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन किया जाता है। कहीं से आवाज आ रही है? कोमल अपना माइक बंद करो। अभी भी बेटा इंटेंसली देख करके माइक आपका ओपन है कि नहीं है, इसको केयर करें, ताकि पीछे की आवाज आपके साथ ना आ पाए। तो मैं बात कर रहा था, मृदभांडों के आधार पर सभ्यताओं का वर्णन कैसे करते हैं, कैसे उसका अध्ययन करते हैं। जितने स्वरूप के मृदभांड दिखाई देंगे, अर्थात सभ्यता का स्वरूप भी उतना ही प्रकार का है। मृदभांड बदल जाएगा तो सभ्यता बदल जाएगी, यह चीज आप पढ़ चुके हैं। अलग अलग प्रकार के मृदभांड अलग अलग सभ्यता को बताते हैं, यह भी आप जान चुके हैं। मृदभांडों की कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। मैंने तो केवल संक्षेप में बताने का प्रयास किया है, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो और आपका जहां तक अध्ययन है, अध्ययन की आपकी जो सीमा है, उसी सीमा के अंतर्गत रहकर मैंने प्रयास किया है कि आप इसे समझें। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि कुछ और आगे जानने का प्रयास करें। इसके आधार पर जब आप किताबें पढ़ेंगे या कहीं कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या किसी प्रकार का लेख या कोई लेक्चर पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक चीज मैं अभी आपको और बताऊंगा, हालांकि ये अभी डिजाइन नहीं हो पाया है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इतिहासकारों में या इतिहास के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनका एक पूरा लंबा कॉन्फ्रेंस किया जाए, 5 दिनों का। 7 दिनों का तो नहीं कर पाएंगे, 5 दिनों का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया जाए, और उसमें इतिहास के अध्ययन की कौन कौन सी नई विधि आ रही है, इतिहास को समझने के कौन कौन से नए तरीके विकसित हो रहे हैं, इतिहास लेखन और अध्ययन पर कौन सी पद्धतियां बन रही हैं, इसके बारे में चर्चा करें। और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप उसमें जुड़ेंगे और इस बात को जानेंगे कि कैसे नई चीजें पाई जाती हैं और नई चीजें खोजी जाती हैं। कल मैं अध्ययन कर रहा था,
कुछ चीजों का, तो देखा कि नई चीजें उसमें ऐड है। तो ये नई चीजें किस तरह से ऐड है, कहाँ से आ रही हैं, इनको शोध करने वाला कौन है, इनका खोजकर्ता कौन है, इन सबको विद्यार्थियों को जानना चाहिए। तो क्लास का अपना लिमिटेशन है, इसलिए मैं बहुत दूर तक तो नहीं आपसे बात कर सकता, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा है आपके लिए कि आप पढ़ेंगे आगे और खोज करेंगे, सोचेंगे, जहां तक आप कर सकते वहां तक तो करेंगे। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। हम लोगों ने कई चीजें पढ़ी और बीच में कई ऐसे वर्णन आ रहे थे जिसमें कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है। खासकर हर्षिता ने शुरू के दिनों में क्वेश्चन पूछा, सर आहार क्या है, फिर जोरवे क्या है। ठीक, तो हम उसे पढ़ते हैं कि ये चीजें क्या है। मैंने कहा भी था कि मैं पढ़ूंगा इसको, तो इनको पढ़ा जाता है, देखा जाए ये क्या है। किसी का माइक ऑन है? माइक हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी माइक किसी का ऑन है। तो माइक अपना बंद रखेंगे। चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। कलम कापी को अलर्ट रखिएगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिले उसको नोट करते रहिएगा। बाकी एक लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पर दिया है अभी कल ही। हमें लगता है अभी तक किसी ने उसे सर्च नहीं किया है। आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और जैसे सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो नए नए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक वीडियो अपलोड किया हूँ क्लास का, जिसमें आप सब हैं। जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें आप लोग भी रहते हैं, तो इसलिए आपका भी इंटरेस्ट है, उसे देखें और उसे रीरीड कर सकते हैं। आप अपनी बातों को फिर से रिकॉल कर सकते हैं। वीडियो सतीश सिंह हिस्ट्री जैसे आप डाउनलोड करोगे अपने आप वीडियो मिलेगा। यूट्यूब पर जाए सतीश सिंह हिस्ट्री, तो ढेर सारे वीडियो रहेंगे। जो वीडियो आपके काम का है वहां आप उसे सर्च कर लें, या रिसेंट वीडियो आपको खुल जाएगा तो उसे ले लें। नोटिफिकेशन पर आप चले जाएं तो नए नए वीडियो जो अपलोड होंगे वो आपको मिलते जाएंगे। सभ्यता का अध्ययन करेंगे। यह सभ्यता अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। यह केवल एक सभ्यता नहीं है, बल्कि यह सभ्यताओं का एक पूरा समूह बैठा हुआ है। तो देखते हैं वो सभ्यता किस तरह से पढ़ी जाएगी और वो हमें क्या परिणाम देती है, भारतीय इतिहास में उसका क्या महत्व है। टॉपिक का नाम है ताम्र पाषाण सभ्यता। टॉपिक क्या है? ताम्र पाषाण सभ्यता। अंग्रेजी में से चालकोलिथिक कल्चर कहते हैं या चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं, चाहे इसे ताम्र पाषाण काल कहे, चाहे इसे ताम्र पाषाण संस्कृति कहे। इसमें सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ताम्र पाषाण संस्कृति होती क्या है, फिर भारत में उसका कैसे विकास हुआ, भारत में वो किस तरह से पाई गई, उसकी खोज कैसे हुई, फिर उसकी क्या विशेषता है, और भारतीय इतिहास के संदर्भ में इस संस्कृति का क्या महत्व है। इतनी चीजें हम आज के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। ताम्र पाषाण संस्कृति नाम से स्पष्ट है, तांबा और पत्थर। ताम्र, तांबा, पाषाण, पत्थर। एक ऐसा कालखंड, एक ऐसी सभ्यता जब मनुष्य तांबे और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। इतिहास के विद्यार्थी आप हैं, इतिहास को जानते हैं कि मानव द्वारा पहला उपकरण जो प्रयोग में लाया गया वो पत्थर के थे। जब मनुष्य पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया तो वह काल पाषाण काल कहलाया। फिर मनुष्य ने धातु खोजी, मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है, तो उसने तांबा और पत्थर दोनों को मिलाकर के उपकरणों का प्रयोग करना सीखा। ये उपकरण ताम्र पाषाण उपकरण कहलाते हैं और इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं, और इससे जुड़ी हुई संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृति कहलाती है। यानी ताम्र पाषाण या चालकोलिथिक संस्कृति क्या है? तांबे और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग। सभ्यता का वह चरण जब मानव तांबे और पत्थर के उपकरणों का संयुक्त रूप से प्रयोग करता था, ताम्र पाषाण संस्कृति कहलाता है। ठीक,
भारत में देखें ऐसी संस्कृतियां पूरे विश्व में विकसित हुई। भारत में देखें तो ताम्रपाषाण संस्कृति 2 चरणों में विकसित हुई, यानी 2 बार विकसित हुई। 2 चरण माने 2 बार विकसित हुई। भारतीय इतिहास में एक बड़ी सभ्यता है, प्रारंभिक स्तर पर पाई गई सिंधु नदी घाटी सभ्यता, अत्यंत विकसित सभ्यता है। भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर है ये, जो व्यवस्थित रूप से अध्ययन में आता है, लेकिन अत्यंत विकसित अवस्था की संस्कृति है, नगरीय संस्कृति है, वैश्विक स्तर पर जुड़ी हुई संस्कृति है। पूरी दुनिया में उसके समकालीन कोई और सभ्यता का विकास नहीं था। और सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, उसी के समकाल में चीन की सभ्यता थी, वांगो नदी घाटी में विकसित, लेकिन सिंधु सभ्यता जैसी विकसित सभ्यताएं नहीं थी में। तो विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में एक का है। भारत में जो ताम्रपाषाण संस्कृति विकसित हुई, एक संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के पहले विकसित हुई। पहले का से माने इसे हम प्राक हड़प्पा चरण कहते हैं या प्राक हड़प्पा स्तर कहते हैं, यानी वह संस्कृति, वह ताम्रपाषाण संस्कृति जो हड़प्पा सभ्यता से पहले विकसित हुई, इसे हम प्राक हड़प्पा काल, प्राक हड़प्पा संस्कृति, प्राक हड़प्पा चरण के नाम से जानते हैं। इस चरण में कई छोटी छोटी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां मिलती हैं, कई स्थल मिलते हैं जहां से इनके प्रमाण मिले हैं। जैसे एक स्थल है कुल्ली, दूसरा स्थल है नाल, अगला स्थल है कालीबंगा, अगला स्थल है रोजदी, अमरी, मुंडीगा, कोटदीजी, राखीगढ़ी, बनावली। इनमें से बहुत सारे नाम आप सुने हैं। ये वे स्थल हैं जहां से हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, और ये सारे प्रमाण सिंधु नदी घाटी सभ्यता से पहले के हैं। इसे हम प्राक सिंधु सभ्यता या प्राक हड़प्पा चरण की ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। अब इतिहासकारों का मानना है कि ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, यही संस्कृति विकसित हुई और विकसित होकर के एक नगरीय सभ्यता का विकास की, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, पढ़ा जाता है। एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है। यह हाइपोथेसिस प्रमाणित भी हो चुकी है, लेकिन एक लाइन में कह देना बड़ा कठिन है। हमारे पास अवसर नहीं है कि हम सिंधु सभ्यता का विकास आपको बताएं। कभी अवसर मिलेगा या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ और ये ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं प्राक हड़प्पा चरण में जो विकसित हुई वो किस तरह से सिंधु सभ्यता के विकास को प्रेरित की। केवल ये कह दिया जाए कि यही सभ्यता विकसित होकर के सिंधु सभ्यता बनी तो इतिहास के लिए यह बड़ा कठिन है। इतिहास का कोई भी विद्यार्थी इस तरह से कह नहीं सकता और ना मान सकता है, लेकिन उसका एक स्वरूप है, उसका एक चरण है जिसे हम मान सकते हैं। तो इसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, इसे पढ़ने की आवश्यकता होती है। जहां आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के विकास का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, वहां ये चीजें आप पढ़ेंगे कि कुल्ली, नाल, कालीबंगा, रोजदी, अमरी, कोटदीजी, राखीगढ़ी, बनावली, ये सभ्यताएं विकसित होकर के कैसे सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। अगला चरण आता है ताम्रपाषाण संस्कृति का हड़प्पोत्तर चरण। हड़प्पोत्तर चरण माने हड़प्पा सभ्यता के बाद जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां विकसित हुई वह भी ताम्रपाषाण संस्कृति है। यानी इस चरण में ताम्रपाषाण सभ्यताओं का विकास हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद हुआ। ये दो चीजें आपको मिल गई। अब जरा सा रुक करके समझिए कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पूरे विश्व के इतिहास में सबसे पहले पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। मनुष्य ने पहले अपने विकास के प्राथमिक चरण में पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया, फिर उसने तांबे का प्रयोग करना शुरू किया तो वह सभ्यता ताम्रपाषाण कहलाई। ताम्रपाषाण सभ्यता भारत में जो प्राक हड़प्पा चरण में विकसित हुई उसी के बाद भारत में सिंधु सभ्यता काल आया और सिंधु सभ्यता काल तकनीकी रूप से कांस्य काल है। तकनीकी रूप से क्या है? कांस्य काल है। यानी भारत में क्या बना? पाषाण काल, पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के बाद कांस्य काल। लेकिन सिंधु सभ्यता का पतन हुआ और पतन के बाद हड़प्पोत्तर संस्कृतियों का विकास हुआ। हड़प्पा संस्कृति के बाद की सभ्यताओं का विकास हुआ और वह ताम्रपाषाण काल है। यानी कांस्य काल एक विकसित सभ्यता के बाद फिर अविकसित अवस्था में कांस्य का निर्माण माने तांबा और टिन दोनों को मिलाकर के जानना,
लेकिन टिन गायब होने लगा, फिर केवल तांबा ही तांबा रह गया। तो भारतीय इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में एक बड़ा उलटफेर है, बड़ा व्यतिक्रम है। वो व्यतिक्रम क्या है? पूरी दुनिया की सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ है? पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। लेकिन भारत की सभ्यता का विकास कैसे हुआ है? पाषाण काल, ताम्रपाषाण, कांस्य काल, पुनः लौह काल, पुनः ताम्रपाषाण काल। देखिए फिर से इसको, क्या व्यतिक्रम है भारतीय इतिहास में? पाषाण काल पहले मिला, फिर ताम्रपाषाण मिला। वो ताम्रपाषाण सभ्यताएं प्राक हड़प्पा चरण की मानी जाती है, जो विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता का विकास की। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य काल। तो एक क्रम मिला आपको, पाषाण काल, ताम्रपाषाण और कांस्य काल। लेकिन कांस्य काल के बाद भारत में फिर ताम्रपाषाण आ जाता है, यानी पलट करके तकनीकी स्तर पर भारत की सभ्यताएं वहीं पहुंच जाती है जहां से चली थी। जबकि मानव सभ्यता उत्तरोत्तर विकसित होने वाली सभ्यताएं मानी जाती है। एक बार जो ज्ञान प्राप्त कर लिया मनुष्य ने, उससे पीछे नहीं जाता मनुष्य। लेकिन भारतीय इतिहास में एक बड़ा व्यापक व्यतिक्रम दिखाई देता है, और ये व्यतिक्रम आज तक इतिहास के विद्यार्थियों को आश्चर्यचकित भी करता है और अध्ययन के लिए प्रेरित भी करता है, और बड़ा ही मनोरंजक होता है। आप भी इस चीज को समझे। आज हम इसी चीज को समझेंगे कि ये कहानी क्या है। इतिहास में पुरातत्व के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये स्थिति कैसे बनी है और ये क्या है। ठीक, फिर भी मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक का एक जुड़ा हुआ सब टॉपिक इंडस वैली सभ्यता का पतन है, जो हमारे अध्ययन में आज नहीं है। जहां आप सिंधु सभ्यता का अध्ययन करेंगे, वहां सिंधु सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, कैसे हुआ था, इसका अध्ययन करेंगे। तब ये टॉपिक आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और वैसे भी अगर ये टॉपिक आपकी समझ में न आए तो हमें कमेंट कीजिएगा, और तब हम पलट करके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का संक्षेप पढ़ेंगे, संक्षेप में फिर उसके बाद सभ्यता का विकास पढ़ेंगे, और सभ्यता के विकास के बाद सभ्यता का पतन पढ़ेंगे, और तब इसको जोड़कर, यानी कुल 4 टॉपिक मिला करके तब इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शायद ये चीजें आपकी समझ में आ जाए और इतना शर्म करने की आवश्यकता न पड़े। आगे बढ़ते हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट करते रहेंगे। हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृति। देखिए, भारत में 2 प्रकार की ताम्रपाषाण सभ्यताएं दिखी, एक प्राक हड़प्पा और एक हड़प्पोत्तर। तो जो हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृति है वह आपके सिलेबस में भी है, वही भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मानी भी जाती है, उसका अध्ययन भी सबसे अधिक किया जाता है, और वो बड़ी रोचक भी है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बाद विकसित ताम्रपाषाण संस्कृति का अध्ययन करेंगे। मूल रूप से उसे ही चैल्कोलिथिक के नाम से जाना जाता है। तो देखें, अगला टॉपिक देखें, अगला स्लाइड देखें। हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृति, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद की ताम्रपाषाण संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद जो सभ्यताएं विकसित हुई वो इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारतीय इतिहास में ये केवल एक संस्कृति नहीं है, ये हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृति 5 संस्कृतियों को मिला करके कहा जाता है, यानी 5 स्थलों पर इन संस्कृतियों का विकास हुआ। पहली संस्कृति है कैथा संस्कृति या कैथा सभ्यता, दूसरा है मालवा सभ्यता, तीसरा है अहाड़ सभ्यता, अगला है बनास सभ्यता, और अगला है जोरवे सभ्यता। ये देखिए 5 नाम आपके सामने है, कैथा, मालवा, अहाड़, बनास और जोरवे। कैथा क्या है? स्थल है। मालवा क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। अहाड़ क्या है? स्थल है। बनास क्या है? नदी है। जोरवे क्या है? स्थल है। तो पुरातत्व में किसी भी संस्कृति का नाम किस आधार पर किया जाता है? खुदाई जहां से हुई पहली बार और वहां से किसी सभ्यता का प्रमाण मिल जाए तो हम उसी के नाम से उसे जानने लगते हैं। अब उस सभ्यता से जुड़ते हुए प्रभाव के और भी स्थल अगर मिल जाए कहीं तो हम इसे भी मान लेते हैं उस सभ्यता का प्रभाव है। क्लियर? हम उसे भी मान लेते हैं कि उस सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र में ये चीजें हैं। तो कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, अहाड़ संस्कृति, बनास, जोरवे,
एक एक स्थान पर ये विकसित हुई, लेकिन ये व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित किए हैं, यानी बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अनेक स्थल इसके अंतर्गत आते हैं। तो कैथा क्या है, मालवा क्या है, आहड़ क्या है, बनास क्या है, जोरवे क्या है, हम समझते हैं हर्षदा जी आप अब समझ पा रहे होंगे। जी सर। कैथा मध्य प्रदेश में है, आप पढ़ चुके हैं। मालवा भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। आहड़ राजस्थान का क्षेत्र है। आहड़ राजस्थान का क्षेत्र है और आहड़ को भारतीय साहित्य में, प्राचीन भारतीय साहित्य में ताम्रवती या ताम्बवती कहा गया है। प्राकृत ग्रंथों में इसे ताम्बवती और संस्कृत के ग्रंथों में ताम्रवती कहा गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। कैथा मध्य प्रदेश में है, मालवा मध्य प्रदेश में है, आहड़ राजस्थान का स्थल है। इसे हम प्राचीन साहित्य में ताम्रवती या ताम्बवती के नाम से जानते हैं। आहड़ एक गांव भी वहां है और आहड़ नाम से एक छोटी सी नदी भी है राजस्थान में, उसी के नाम से यह नामकरण किया गया है। स्थानीय लोग वर्तमान में इस जगह को धूल का टीला कहते हैं। तो धूल का टीला जानने की आवश्यकता तो बहुत नहीं है, लेकिन ताम्रवती जरूर जानिए। आहड़ को प्राचीन साहित्य में ताम्रवती कहा गया है। बनास नदी है जो राजस्थान में बहती है, उसके स्थान पर इसका नाम बनास सभ्यता रखा गया। जोरवे महाराष्ट्र का स्थल है। तो ये सभ्यताएं हैं। अब हमारे पास चुनौती है कि हम कैथा सभ्यता अलग पढ़ें, मालवा सभ्यता अलग पढ़ें, आहड़ सभ्यता अलग पढ़ें, बनास अलग पढ़ें, जोरवे सभ्यता अलग पढ़ें। तो ये एक बड़ा सिलेबस है और मैं समझता हूं कि पीजी लेवल में जब आप जाएंगे तो वहां ये चीजें अलग अलग पढ़ने को आपको मिलेंगी। लेकिन मैं यहां लेक्चर को छोटा करूंगा, सबको अलग अलग नहीं पढ़ूंगा। ये सभी सभ्यताएं अलग अलग स्थलों पर विकसित हुई है। अलग अलग प्रकार के मृदभांड, इनका नामकरण कैसे करना पड़ा इन्हें, इनके विचित्र मृदभांड मिलते हैं, इनके मृदभांड अलग अलग हैं, इनमें बसावट का पैटर्न अलग अलग है। इसके बावजूद अलग स्थान है, अलग बसावट का पैटर्न है, बहुत सारे मृदभांड अलग हैं। इन सब के बावजूद इन पांचों सभ्यताओं में अनेक चीजें कॉमन है, उभयनिष्ठ हैं। तो इसकी जो कॉमन विशेषता है हम उसे एक साथ पढ़ लेते हैं। यानी ताम्रपाषाण सभ्यता का हड़प्पा के बाद जो सभ्यता विकसित हुई उसकी सामान्य विशेषता क्या है, उसका अध्ययन हम एक साथ करते हैं। ये चीजें आहड़ के लिए भी लागू हैं, यही चीजें बनास के लिए भी लागू हैं, ये जोरवे के लिए भी लागू हैं, कैथा के लिए भी लागू है, मालवा के लिए। यानी ये सभ्यता का जो विश्लेषण हम पढ़ रहे हैं ये पांचों स्थलों के लिए लागू है। इसके अतिरिक्त पांचों स्थलों पर अलग अलग और भी विशेषताएं मिलती हैं। जब आप उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। पहली विशेषता है कि यह सभ्यता बड़े पैमाने पर तांबे के उपकरणों का प्रयोग करती थी। कुछ स्थलों पर तांबे का इतना बड़ा ढेर मिला है, तांबे के उपकरण मिले हैं कि इसे ताम्रपाषाण न कहकर केवल ताम्र सभ्यता कहा जाए तो अच्छा लगेगा। एक पुरातत्वविद है एच.डी. संकालिया, जिनका नाम आप सुन चुके हैं। एच.डी. संकालिया ने कहा कि अगर हम इन्हें ताम्रपाषाण न कहें, केवल ताम्र सभ्यता कहें, तब भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि पत्थर के हथियारों का प्रयोग तो सीमित है, तांबे के हथियारों का प्रयोग अत्यंत व्यापक है। तो इतना व्यापक ये तांबे का प्रयोग करती हैं कि इन्हें हम ताम्र सभ्यता भी कह दें तब भी कोई अनुचित नहीं है। लेकिन इतिहास में ताम्रपाषाण के नाम से ही ये जानी जाती है। ये सभ्यताएं एक प्रकार के मृदभांड का प्रयोग नहीं करती। इन पांचों सभ्यताओं में अनेक प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। 2-3 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। एक काले लाल मृदभांड मिलते हैं जिसे कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहा जाता है। कृष्ण लोहित मृदभांड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको भी जानना चाहिए। ये अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट प्रकार का मृदभांड है और पुरातत्व के विद्यार्थियों के लिए आज ये बड़ा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। बहुत सी चीजें हमें देता है जो भारतीय इतिहास को समझने में आवश्यक है।
अगला है लाल गुलाबी मृदभांड, ये भी पाया जाता है। अगला है पांडु मृदभांड, यानी पांडु रंग का मृदभांड है। दूसरा है पांडु, समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा पीले रंग को मिक्स करता हुआ मृदभांड होता है। दूसरा मृदभांड, दूसरा मृदभांड तो आप समझ ही चुके हैं। दूसरा मृदभांड जैसे चित्रित दूसरा आप पढ़े थे, उस तरह से दूसरा मृदभांड, जिसपे चित्र नहीं बना है, ठीक, स्लेटी कलर से मिक्स करता हुआ मृदभांड होता है। तो काले लाल मृदभांड, कृष्ण या लोहित मृदभांड, लाल गुलाबी मृदभांड, पांडु मृदभांड, दूसरा मृदभांड, इन मृदभांडों पर कहीं चित्र मिलता है, कहीं चित्र नहीं मिलता है, कहीं चित्रकारी है तो कहीं चित्रकारी नहीं है। ये दोनों प्रकार के मिलते हैं, बिना चित्र के और चित्र के द्वारा भी मिलते हैं। और ये चारों पांचों मृदभांड सभी सभ्यता में पाए जाते हैं, कहीं थोड़े ज्यादा मिलते हैं, कहीं कुछ कम मिलते हैं। ये सभी ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं ग्रामीण हैं। इनमें से कोई भी ताम्र पाषाणिक सभ्यता नगरीय नहीं है। ये सभी ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं ग्रामीण हैं। इन सभ्यताओं में खेती का बड़े पैमाने पर प्रचलन है। एक खेती निर्वाह स्तर की होती है और एक खेती अधिशेष स्तर की होती है। निर्वाह स्तर का खेती कहां से? जब उत्पादन इतना हो कि उसे सभ्यता का भरण पोषण हो, बचत न हो पाए। निर्वाह स्तर ये हो गया, इससे सभ्यता का जीवन चल पा रहा है। अधिशेष स्तर की खेती वह होती है कि उपभोग के बाद भी खाद्यान्न बड़े मात्रा में बच जाए, और जब अधिशेष स्तर की खेती होगी तो बड़े पैमाने पर राज्य कर भी लगा सकता है और उससे व्यापार वाणिज्य का भी विकास मिलता है। तो यहां अधिशेष स्तर का कुछ संकेत मिलता है, केवल संकेत मैं कह रहा हूं, प्रमाण नहीं कह सकता। यदि अधिशेष का होता प्रमाण तो बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य का विकास होता और वह सभ्यता नगरीकरण की तरफ बढ़ जाती। तो हमें कहीं नगरीकरण का प्रमाण नहीं मिलता है, बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य का प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि ये कृषि अधिशेष स्तर की है। लेकिन हमें अन्नागार मिलता है, अनाज रखने के भंडारण की व्यवस्था मिलती है। अगर अन्न भंडारण की व्यवस्था है तो निश्चित रूप से कृषि में उत्पादन थोड़ा अधिक है। इसके साथ भी एक विशेष बात है कि इन सभ्यताओं में जहां मृतकों को दफनाने का प्रमाण है, यानी जहां कब्रिस्तान मिला है, उस स्थलों की खुदाई की गई है, तो उसमें बच्चों के शव मिले हैं। इसको बड़ी गंभीरता से सुनना, वहां बच्चों के शव मिले हैं और उनकी संख्या ज्यादा है। किसी सभ्यता में अगर बाल मृत्यु दर ज्यादा हो जाए तुलना में, एक प्राकृतिक रेशियो के अतिरिक्त अगर बाल मृत्यु दर मिले तो माना जाएगा सभ्यता में कुपोषण है। तो इन ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं में कई ऐसे स्थल हैं जहां बाल मृत्यु दर का आंकड़ा ज्यादा दिखाई देता है। इसका मतलब यह सभ्यता कुपोषण स्तर की सभ्यता है, और यदि सभ्यता कुपोषण स्तर की सभ्यता है तो निश्चित रूप से कृषि अधिशेष स्तर की नहीं है। तो अब बात ज्यादा समझ में आ गई होगी। कृषि है, भंडारण भी हो रहा है, कृषि अधिशेष स्तर पर नहीं पहुंची है फिर भी भंडारण हो रहा है। इसका आशय हुआ कि कोई एक ऐसी व्यवस्था है जो कृषकों से कर के रूप में बड़े पैमाने पर अनाज का एकत्रीकरण कर रही है, संग्रहण कर रही है। तो यह संकेत देता है कि कोई न कोई एक राज्य व्यवस्था, एक कबीलाई व्यवस्था ही, एक मुखिया व्यवस्था ही विकसित हो रही है। खेती का प्रचलन बड़े पैमाने पर मिलता है। आवास कच्चे हैं, कुछ आवास बड़े हैं, कुछ आवास में एक साथ 5, 6, 7 चूल्हे का प्रमाण मिला है। अगर आवास में 5 चूल्हों का एक साथ प्रमाण मिलता है तो वो छोटा आवास नहीं, वहां आबादी का क्षेत्र बड़ा रहा होगा। झोपड़ी बनाने का प्रमाण मिलता है, एक बड़ी झोपड़ी बीच में है और उसके किनारे किनारे छोटी छोटी झोपड़ियां हैं जिसे घेर कर बनाया गया है, और इसी बड़ी झोपड़ी के साथ में अन्नागार बना है। यहाँ अनाज रखने का भंडारण बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ अनाज रखा जाता था। अब जरा इनके स्वरूप को समझिए कि किनारे छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, बीच में एक बड़ी झोपड़ी है। यह मुखिया की झोपड़ी है या जो प्रशासक है उसकी झोपड़ी है, जहां अन्न का संकेंद्रण किया जाता है। यहां पर कहीं भी अच्छी सड़कें या जल निकास की प्रणाली नहीं दिखाई देती।
एक विशेष चीज जो दिखाई देती है, आबादी क्षेत्र को कटीली झाड़ियों से घेरने का प्रमाण, यानी सुरक्षा के लिए अपने आवासीय क्षेत्र को कटीली झाड़ियों से घेर देते थे। ये लाइन हम आपको बता चुके, मुखिया का आवास आबादी के मध्य क्षेत्र में होता था और यही अन्नागार मेला है। तो ये रही, ये सभी कैथा संस्कृत की भी ये विशेषता के अंतर्गत आएगा। मालवा में भी ये चीज मिलती है, झुरमे में भी ये चीज मिलती है, इनके अतिरिक्त भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। इसका आशय यह हुआ कि इन सभ्यताओं में अनेक उभयनिष्ठ तत्व हैं, अर्थात ये सभ्यताएं आपस में मिलती जुलती थी। इन सभ्यता के लोग परस्पर मिलजुल रहे थे, और यदि परस्पर मिलने जुलने का प्रमाण है तो यह निश्चित रूप से वस्तु विनिमय, व्यापार विनिमय की तरफ बात बढ़ा रहा है। तो ये रही ताम्रपाषाण सभ्यता की सामान्य विशेषता। बात आती है कि प्रमुख कौन कौन से स्थल है जो इस सभ्यता के अंतर्गत हमें मिले हैं। पहला स्थल गिलुंद है, बालाथल है, कैथा है, दैमाबाद है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, गिलुंद और बालाथल राजस्थान में है, कैथा मध्य प्रदेश में, आप जानते ही हैं। इनाम गांव है, नौदातोली है, नौदातोली भी महाराष्ट्र में है, नौदातोली आप पढ़ भी चुके हैं। इनाम गांव नौदातोली मध्य प्रदेश में है, माहेश्वर नौदातोली आप इसका अध्ययन भी कर चुके हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। उज्जैन मध्य प्रदेश का स्थल है, एरड़ है, निवासा है। तो ये प्रमुख स्थल है जहां से इन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। अब बात आती है कि जैसे एक स्थल मिल गया, गिलुंद मिला, कैथा मिला, तो इस मिट्टी का टीला मिलेगा, मलबा मिलेगा, इसमें संस्कृति का जमाव नीचे है, उनकी खुदाई होगी तो प्राप्त होगा। खुदाई दो प्रकार की होती है, एक ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है और एक क्षैतिज खुदाई होती है। यानी जमीन में सीधे गड्ढा खोद दिया जाए, बोर कर दिया जाए, तो हमें यह पता चलेगा कि जमीन के अंदर कौन कौन सी सभ्यता के स्तर दबे पड़े हैं। दूसरी खुदाई होती है परत, एक एक परत हटा करके, इसे हम क्षैतिज खुदाई कहते हैं। जब किसी भी सभ्यता का विस्तृत अध्ययन करना होता है तब क्षैतिज खुदाई आवश्यक होती है, और जब किसी भी सभ्यता के केवल कालक्रम का निर्धारण कर देना है या ये देखना है कि इन सभ्यताओं के साथ कौन सी सभ्यताएं कालक्रम से जुड़ी हुई हैं, तो वह ऊर्ध्वाधर खुदाई करते हैं। ऊर्ध्वाधर खुदाई सामान्य रूप से सस्ती होती है, सरल होती है, इसलिए ऊर्ध्वाधर खुदाई अधिक होती हैं, लेकिन इसके माध्यम से किसी सभ्यता का विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं होता है। तो एक चीज जो हमारे सामने है, ताम्रपाषाण के जो भी स्थल है, इनमें कहीं भी व्यापक स्तर पर खुदाई नहीं हुई है, क्षैतिज खुदाई नहीं हुई है। केवल दो ऐसे स्थल हैं, एक नौदातोली और दूसरा इनाम गांव, जहां क्षैतिज उत्खनन हुआ है। इनका क्षैतिज उत्खनन हुआ है और इनका हम लोगों ने अध्ययन किया है। इनमें से आप नौदातोली पढ़ चुके हैं कि नौदातोली से हमें क्या क्या चीजें मिला है, वहां से कौन सी खुदाई हुई है। ये जो सभ्यता है ताम्रपाषाण, इन सभ्यता के अध्ययन में जो विद्वानों ने अपना योगदान दिया, पहला नाम बीएस बाकड़कर साहब का है। बीएस बाकड़कर नाम नोट कर लीजिए, वीएस बाकड़कर विक्रम विश्वविद्यालय के हैं। अगला नाम एचडी संकालिया का है, नोट कर लीजिए, स्लाइड में नहीं है क्योंकि हमने कई स्लाइड में इनका नाम लिख चुका है। एचडी संकालिया है। अगला नाम बीएन मिश्र का है, बीएन मिश्र। और एक नाम है एम के धवलकर, ये नाम अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। ताम्रपाषाण सभ्यताओं के उत्खनन में एम के धवलकर भारत के पुरातत्वविद हैं, इनका बड़ा योगदान है। एचडी संकालिया, एम के धवलकर, बीएस बाकड़कर, बीएन मिश्र और मार्टिमर व्हीलर ने भी अपना योगदान दिया है, लेकिन ताम्रपाषाण सभ्यता के उत्खनन में, उनके अध्ययन में उनका योगदान तुलना में बहुत कम है। जैसा कि उनका योगदान अन्य पुरातात्विक वस्तुओं में है, उत्खनन में है, लेकिन ताम्रपाषाण सभ्यताओं के उत्खनन में उनका योगदान तुलना में कम है। तो ये रहे प्रमुख विद्वान जिन्होंने इस खुदाई को प्रकाश में लाया। ये प्रमुख स्थल है, वो सामान्य विशेषता रही। अगला टॉपिक देखते हैं कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, इनकी तिथि क्या है। तो ताम्रपाषाण सभ्यता के अनेक स्थल हैं जहां से हमें कार्बन डेटिंग प्राप्त हुई है, जहां से कार्बन डेटिंग की गई है और तिथियां प्राप्त हुई हैं। अब जितनी भी कार्बन डेटिंग मिली है, सबकी अलग अलग तिथि मिल गई है।
हर विद्वान ने जो निकाला उसे अलग तिथि मिली। तो जब अलग अलग तिथियां मिली तो वो कोई एक कॉमन या उभयनिष्ठ तथ्य पर नहीं पहुंच मिला। एक तिथि मिलती है 1800 बीसी, एक अपर लिमिट मिलती है कि ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं 1800 बीसी से पुरानी नहीं है, और एक दूसरी तिथि मिलती है कि ये सभ्यताएं 1500 बीसी से आगे नहीं चलती। तो 1500 बीसी के आगे नहीं चल रही हैं तो इनके बीच में इनका कालक्रम निर्धारित कर दिया जाए 1800 बीसी से लेकर 1500 बीसी। लेकिन ये अत्यंत सामान्य विद्यार्थी के लिए सामान्य निर्धारण है, ये कोई तकनीकी निर्धारण नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये अपने आप में एक जटिल टॉपिक है। इनकी तिथियों को समझना अत्यंत उलझन भरा कार्य है। अलग अलग पुरातत्वविदों ने अलग अलग तिथियां दी हैं, तो फिर भी एक उभयनिष्ठ तिथि पर बात तो करनी पड़ेगी। और वो उभयनिष्ठ तिथि ये है कि 1800 बीसी से ज्यादा पुरानी नहीं है। कहीं ये तिथि 1200 बीसी तक मिल जाती है, कहीं 1500 बीसी तक मिलती है। तो हम 1800 बीसी से लेकर 1500 बीसी के मध्य इन तिथियों को स्वीकार करते हैं। ये भारत में ताम्रपाषाण सभ्यताओं का कालक्रम माना जाता है। ओके, अब बात आती है कि इस ताम्रपाषाण संस्कृति का क्या महत्व है, क्या ऐतिहासिक महत्व है, इसको जानने की ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसको जरूर जानना चाहिए कि क्यों हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए क्या महत्व है। भारत की एक प्राचीन सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता, और दूसरी सभ्यता जिसके बारे में हम सब जानते हैं वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ये सभ्यता विकसित हुई और वैदिक सभ्यता के पहले विकसित हुई। तो दो भारत की जो बड़ी सभ्यताएं उनके बीच में ये सभ्यताएं पाई गई, अर्थात दो महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बीच की कड़ी। सिंधु सभ्यता समाप्त होती है तो ताम्रपाषाण उत्पन्न होता है, और ताम्रपाषाण के बाद भारत में जो सभ्यता मिलती है वो वैदिक सभ्यता मिलती है। तो दो बड़ी सभ्यताओं के बीच में ये सभ्यता मिलती है, यानी उनके बीच मध्यवर्ती सभ्यता का कार्य या एक सब कड़ी का कार्य करती है। लेकिन इस ताम्रपाषाण संस्कृति का सिंधु सभ्यता से क्या संबंध है, या ये ताम्रपाषाण सभ्यता वैदिक सभ्यता से कैसे जुड़ी है, अभी तक प्रमाणित रूप से पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया है। अभी तक कोई भी इतिहासकार इस बात को प्रमाणित रूप से विवेचित नहीं कर पाया है कि ये जो ताम्रपाषाण सभ्यता जिसका अध्ययन हम लोग मालवा, कैथा, चोरवे, बनास और के नाम से करते हैं, उसका सिंधु सभ्यता से क्या संबंध है। वो सभ्यता सिंधु सभ्यता के पतन के बाद विकसित हुई और उन्हीं क्षेत्रों के समीप विकसित हुई जहां सिंधु सभ्यता थी पहले। राजस्थान में थी तो राजस्थान में विकसित हुई, गुजरात में थी गुजरात के पास विकसित हुई, मध्य प्रदेश में भी इसका स्थल है, महाराष्ट्र में भी इसका स्थल था। तो ये सभ्यता उसी के बाद विकसित हुई, उसके पतन के बाद विकसित हुई। लेकिन इस सभ्यता का क्या महत्व है, क्या संबंध है सिंधु सभ्यता के साथ जुड़ाव में, ये चीजें प्रमाणित अभी नहीं हो पाई है। दूसरी बात कि जहां पर ये ताम्रपाषाण सभ्यता वहीं पर हम वैदिक सभ्यता का विकास देखते हैं, वहीं पर वेदों की रचना की जाती है। वेदों का ऋग्वैदिक क्षेत्र का काल का तो मुख्य क्षेत्र राजस्थान है, तो वहां पर वैदिक सभ्यता के साथ इनका क्या जुड़ाव है, अभी यह प्रमाणित नहीं हो पाया है। इस पे बहुत सारी खोज चल रही है, बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, अनेक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं वो अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए सभी पुरातत्वविद किसी एक मत पर सहमत नहीं हो पा रहे। इसलिए मैं किसी एक विचारधारा का उल्लेख नहीं करता, आप विद्यार्थी हैं इसलिए किसी एक विचारधारा के बारे में आपको जानने की बड़ी आवश्यकता नहीं, आप उसे समग्रता में समझें। जब आप आगे का अध्ययन करेंगे तब आप एक एक विचारधारा को लेकर के आप अध्ययन करेंगे। अभी हम किसी एक विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं। इतिहासकारों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने स्कूल हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी परंपरा के अनुसार सब लोग उसकी व्याख्या करते हैं। तो लेकिन हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं कि मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं, एच.डी. संकालिया क्या कहते हैं, एस.पी. गुप्ता जी क्या कहते हैं, बी.एन. मिश्रा जी का क्या विवेचन है, मार्टिमर व्हीलर इसका विवेचन क्या करता है, इनके बारे में हम आपसे नहीं कोई चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि जितने विद्वानों ने इसके बारे में विचार दिया सबके विचार अलग है। कोई दो विद्वान आपस में समान विचार पर नहीं पहुंच पा रहा है।
तो हम आप जैसे इतिहास के सामान्य विद्यार्थियों के लिए ये समझ पाना बड़ा कठिन है कि वास्तव में स्थिति क्या है। इस पे खोज जारी है। वर्तमान में अनेक ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इस कहानी को पूरा कर सकते हैं, इस जुड़ाव की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन वह बात अभी प्रमाणित रूप से स्वीकार नहीं की जा पा रही है। अब बहुत से विद्वान इसे नहीं स्वीकार कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे अनेक कारण भी हैं, तो उन सब कारणों से इतर की बात करें। हाँ, वर्तमान में एक नई शोध तकनीक विकसित हुई है। खुदाई के दौरान मानव अवशेष मिले हैं, और आप जानते हैं मानव जीवन जीन संरचना पर आधारित है। मानव का अपनी जीन है, गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, आप इसको जानते हैं। विज्ञान का सामान्य ज्ञान तो आपको है ही। 23 जोड़ी गुणसूत्र है, आरएनए डीएनए। तो आरएनए डीएनए का जब विश्लेषण होता है तो इसे जीनोम विश्लेषण कहते हैं। आज दुनिया में कितने प्रकार के मानव जीन हैं, उन सबका अध्ययन बहुत हद तक हो चुका है, जारी है। प्राचीन काल में क्या थे मनुष्य, उनका भी जेनेटिक कोड प्रकाशित हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का मनुष्य का प्राचीन जीनोम कैसा था, प्रकाश में है चुका, इंटरनेट पर उपलब्ध है। ब्रिटेन में कैसा था, यह भी उपलब्ध है। जर्मनी के प्राचीन लोग किस प्रकार की जेनेटिक संरचना थे, यह भी उपलब्ध है। उत्तर भारत में किस तरह की जेनेटिक संरचना थी, यह भी उपलब्ध है। सिंधु सभ्यता के लोगों की जेनेटिक संरचना क्या, इस पे भी कार्य हो रहा है। वर्तमान में राखी गढ़ी एक ऐसा स्थल है, आपने देखा होगा, प्राक हड़प्पा सभ्यता में ताम्रपाषाण सभ्यता थी वो, तो राखी गढ़ी से जेनेटिक संरचना का अध्ययन किया जा रहा है। राखी गढ़ी की खुदाई भी वर्तमान में चल रही है, और एक विद्वान उस खुदाई से जुड़े हुए थे। और पिछली बार जब एक इंटरनेशनल सेमिनार था इंडियन कल्चरल कोहेरेंस पर, तो वो आए थे, उन्होंने अपना लेक्चर भी देने का प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क की असुविधा के कारण वो बात उनकी पूरी नहीं हो पाई। मैं चाहता था कि वो चूंकि उस शोध कार्य से जुड़े थे और वे अपनी बात रखें तो हमारे विद्यार्थियों के लिए ज्यादा लाभकारी होगी। फिर किसी अवसर पर उन्हें हम व्याख्यान के लिए बुलाएंगे। और तो जो नई तकनीक है जेनेटिक संरचना जानने की, जिसे जीनोम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जीनोम विश्लेषण विधि कह सकते हैं, जीन विश्लेषण विधि कहते हैं, इससे अब एक उम्मीद जगी है कि इन सभ्यताओं के लोगों में क्या आपस में जुड़ाव था। अब तो सीधे सीधे मनुष्य की आंतरिक संरचना बताएगा, बाहर का विश्लेषण नहीं रह पाएगा। तो इससे एक पढ़ने की संभावना है, और बहुत कुछ अभी तक जो प्रमाण मिल पा रहा है, जो आलेख छपे हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताऊं कि ऐसा लग रहा है कि ये सभ्यताएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी थी। किंतु अभी भी मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा, या फिर आपका अभी वो स्तर नहीं है कि आप उन बातों को समझ पाए, लेकिन आप इसका अध्ययन कीजिए, समझिए, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये रहा ताम्रपाषाण सभ्यता का एक विवरण जो मैं आपको समझाने का प्रयास किया। आपने इसे नोट किया होगा, कुछ चीजें जरूर समझ में आई होंगी। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको प्रतीत हो, कुछ चीजों पर चर्चा करनी है, तो निसंकोच आप व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से तुरंत आप चर्चा कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, लिख करके पूछ सकते हैं। ओके, अब आपकी बारी है। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो इनके बारे में कोई प्रश्न कर सकते हैं। सर, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पे पाया गया? नहीं, किस काल का, जब ये प्रश्न आएगा ना, तो किस काल का अन्नागार? सर, काल नहीं, किस नगर से पाया गया सबसे ज्यादा? मैं बताऊं, जो आपने जहां से ये चीजें पढ़ी हैं वो सिंधु सभ्यता का प्रश्न है, ठीक। उसमें सिंधु सभ्यता के स्थल दिए होंगे और ये पूछा गया इनमें से सबसे बड़ा नगर कहाँ से मिला है, ठीक। तो वो ताम्रपाषाण का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वो सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है। उसमें हड़प्पा दिया होगा, मोहनजोदड़ो दिया होगा, कालीबंगा दे सकता है, आदि आदि नाम देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो स्थल है, वहां से अन्नागार की एक विशाल श्रेणी प्राप्त होगी, ठीक। वो सिंधु सभ्यता में ईंटों की सबसे बड़ी संरचना है, तो यानी सबसे बड़ा विशाल अन्नागार कहां से मिला है, सिंधु सभ्यता के काल के लिए बात हो रही है, वो मोहनजोदड़ो का है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा है? अनामिका जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर, आज क्लास शुरू होने के बहुत देर बाद मैं आई हूँ, मुझे अच्छा, मेरा आधा टॉपिक छूट गया है। कोई बात नहीं, इसका हम वीडियो लोड करने वाले हैं जल्दी से,
और मैं भी सर मुझे पासपोर्ट, लगा संडे है क्लास नहीं चलेगा, नहीं व्हाट्सएप भी कल नहीं देखी। संडे और मंडे का नहीं प्रभाव पड़ेगा क्लास पर, ठीक। जी क्लास पर प्रभाव सिर्फ नेटवर्क देवता का पड़ेगा। नेटवर्क देवता प्रसन्न है तो क्लास चलेगी, और मैं कहीं विशेष जगह इंगेज ना हूं तो क्लास चलेगी, ठीक। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र? इनामगांव महाराष्ट्र में। यस सर। इनामगांव दहमाबाद महाराष्ट्र में है। आज मनु जुड़ी तो है, लेकिन उससे आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, वो आवाज से नहीं जुड़ पाई है। मेरी आवाज तो उसे कुछ मिल ही नहीं रही हो। सर आवाज में मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक है। अच्छा, कुछ आवाज मिल रही है। चलो चलो, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं, किसी तरह से संघर्ष करो, ठीक। यही तो परिस्थिति होती है, इसे परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं। अगर नेटवर्क की असुविधा के कारण आप छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि नेटवर्क आ जाएगा, ठीक। और आप अपना काम भी करिए और प्रचारित भी करिए कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, ठीक। तो कम से कम आपकी बात पटल पर कहीं आगे बढ़ेगी, लोग जानेंगे कि हाँ ये समस्या है। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? कोमल जी कुछ पूछना चाह रही हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही। एक और भी काम कर सकते हैं आप। हाँ बोलो 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 बोलो। सर जो छठी हुई है वो किस किस स्थान पे हुई है? नहीं, ताम्रपाषाण स्थल में केवल नौदातोली और इनाम गांव दो ही ऐसे स्थल है जहां पर क्षैतिज खुदाई हो पाई। सर अगर जेनेटिक संरचना से अगर ये होता तो कितना जल्दी मिल जाता, मतलब वहाँ की सभ्यता को। नाम तो दो ही शब्द में है जीन, लेकिन उसका अध्ययन बड़ा जटिल है, ठीक। वो इतना सरल नहीं अध्ययन है, सबसे जटिल अध्ययन में एक माना जाता है, लेकिन फिर भी लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक विद्वान थे प्रोफेसर लालजी सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाद में बीएचयू में बीसी भी बने। उन्होंने भारत में जीनोम या जेनेटिक इंजीनियरिंग को नया रूप दिया। सर हाँ बताएं। सर मालवा क्या स्थल है या फिर? मालवा माने मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जी। नहीं सर, ये स्थल है क्या है? ये स्थल है, स्थल का नाम है मालवा। मालवा एक पूरा भौगोलिक क्षेत्र है। ज्योग्राफी में इस चीज का तो आपने लोगों ने अध्ययन किया होगा। सर एक क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के प्राप्त कंकालों के अध्ययनों के अनुसार प्रमुख जनजातियां थी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मैंगोलॉइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइनाइड। ये देखिए, ये जो निष्कर्ष निकला है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें बहुत काम कर पाता है। तो जो सिंधु सभ्यता में विशेष रूप से पाए जाते हैं वो मेडिटेरियन प्रजाति के लोग हैं, जिसे भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं, और भारत में उसे द्रविड़ प्रजाति के नाम से भी जानते हैं, मेडिटेरियंस। ओके यस ओके, तो क्लास को बंद किया जाए, कल जैसा भी होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि ये मतलब ये चारों सर, लेकिन इसमें चारों सही दिया है। नहीं, अगर सिंधु सभ्यता में तो केवल भूमध्य सागर। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल भूमध्य सागरी मिले हैं। भूमध्य सागरी की संख्या ज्यादा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी मिले हैं, ठीक। हाँ, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी मिले हैं, निग्रोइड भी मिले हैं, तो मेडिटेरियन की संख्या ज्यादा है, ये बात हो रही है। जी सर। सर इस पे एक बार हम लोग को ये भी बता दीजिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेल क्या है, ये सारी भूमध्य सागरी। किसी एक लेक्चर में हम मानव प्रजाति का अध्ययन करेंगे। इसे मानव प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो हम इसको करेंगे। ये टॉपिक विशेष रूप से एंथ्रोपोलॉजी का है, लेकिन फिर भी हम इसको डील करेंगे।
ओके, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।